दोस्तों, क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो और आपको मैथ नहीं आता है, इसलिए आपको टैली से डर लगता है। आपने किसी सेंटर में जाकर भी टैली सीखी, फिर भी आपको टैली नहीं आई। तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वह बिल्ड होगा और जो आपके मन में जो टैली प्रति डर है वह भी निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इकविंदर। आप देख रहे हैं टेक पटारी यूट्यूब चैनल। तो अब बात करते हैं कि टैली को सीखना क्यों ज़रूरी है और टैली क्या है और इसको सीखने में आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं। इसको सीखने में आपको क्या फ़ायदा होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टैली क्या है। देखिए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने बिजनेस का सारा हिसाब किताब लिखते हो और स्टोर करके रखते हो। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो उस समय पर एक कंपनी में एक मुनीम जी हुआ करते थे और वह सारा हिसाब किताब एक बही खाते में नोट किया करते थे, क्योंकि बिजनेस का सारा लाभ हानि आप तभी पता लगा सकते हो जब आपने सभी चीज़ें नोट की हों। आपको पता हो कि आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, कौन उधार ले गया, किसने पैसा वापस कर दिया। तो ये सब कुछ बही खाते में नोट होता था। तो इसी का ही दूसरा रूप है ये टैली सॉफ्टवेयर। टैली जैसे ही और भी बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप अपने बिजनेस का हिसाब किताब रखते हो। टैली कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो भी आप टैली सीख सकते हो। सिर्फ आपको समझना है कि कौन सा अकाउंट आपको कहाँ पर फीड करना है। अब पुराने ज़माने में और नए ज़माने के सिस्टम में क्या अंतर है। पुराने ज़माने में मुनीम जी पूरा काम अपने हाथ से करते थे। हर किसी का हिसाब किताब अपने हाथ से नोट करना, इस काम को बहुत टाइम लगता था। लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद में 10% काम यूज़र का रह गया है और 90% काम सॉफ्टवेयर करते हैं। बस आपको कुछ नियम और कायदे से एंट्री करनी है, बाकी ये सारा काम सॉफ्टवेयर करते हैं। सिर्फ आपको रूल पता होने चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पर करनी है। तो दोस्तों, ये हैं शर्मा जी और शर्मा जी सोच रहे हैं व्यापार करने की। हेलो, मैं हूँ शर्मा और मैं सोच रहा हूँ बिजनेस करने की, जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ। अब ये टैली में हिसाब किताब तब रख पाएंगे जब ये टैली और व्यापार से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में जानकारी रखते हों। नहीं तो ये हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे कि ये जो टैली में शब्द आने वाले हैं इनका मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शर्मा जी को ज़रूरत हुई अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की। अब कुछ पैसा तो उनके पास था और कुछ पैसा उन्होंने बैंक से लिया था। यहाँ पर बैंक ने जो पैसा शर्मा जी को दिया वो लोन के रूप में दिया और वो पैसा शर्मा जी ने बैंक को वापस लौटाना है। इसलिए ये जो पैसा है वो लायबिलिटीज़ कहलाएगा। अब इसी पैसे को शर्मा जी ने अपने बिजनेस में लगाया और कुछ पैसा जो शर्मा जी के पास था वो भी उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया और खोला एक शर्मा जनरल स्टोर। जो पैसा बिजनेस में लगाया गया है वो कहलाएगा कैपिटल और जो व्यापार उन्होंने शुरू किया है वो ट्रेड कहलाएगा। यहाँ पर लाभ कमाने के लिए चीज़ें खरीदेंगे और बेचेंगे। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैपिटल क्या है और ट्रेड क्या है। अब शर्मा जी अपने व्यापार का मालिक कहलाएंगे। इन दोनों को हमें अलग अलग रखना है, यानी कि शर्मा जी को और व्यापार को। यानी कि मालिक को जो भी घाटा और नुकसान होगा वो बिजनेस में होगा। कोई लोन भी लिया जाएगा तो भी बिजनेस के ऊपर ही लिया जाएगा। अगर कोई चीज़ खरीदी जाएगी तो वो भी बिजनेस के लिए खरीदी जाएगी। अगर वो चीज़ बेची जाएगी तो वो भी बिजनेस ही उसको सेल करेगा। अब दुकान लेने से ही काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अब और भी चीज़ें खरीदनी होगी। जैसे हमें शॉपिंग कार्ट लेना होगा। शर्मा जी को बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए होगी। हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर चाहिए होगा, या फिर फर्नीचर और इन्वर्टर भी खरीदना होगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जिन्हें शर्मा जी सेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए इन सारी चीज़ों की शर्मा जी को बहुत ज़रूरत है। बिजनेस इन चीज़ों के बिना नहीं किया जा सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एसेट्स कहलाएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि एसेट्स क्या है। अब शर्मा जी दोबारा आ गए। शर्मा जी ने अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीदा,
जो उन्हें बेचना है, जिनसे उन्हें व्यापार करना है। और ये जो सारा सामान है वो गुड्स कहलाएगा। बिजनेस की भाषा में जब आप लाभ कमाने के लिए या बेचने के लिए सामान खरीदते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं। तो एक तरफ तो एसेट्स था जिसे हमें बेचना नहीं था, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स की ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ जो गुड्स है जिन्हें सेल करने के बाद शर्मा जी को लाभ होगा। अब यहाँ पर हम जानेंगे परचेज़ और सेल के बारे में। तो शर्मा जी आ गए अपनी दुकान के साथ और उन्होंने लाभ कमाने के लिए कुछ सामान खरीदा था, जिसे हम गुड्स कहेंगे या माल कहेंगे। और ये जो माल है वो भी दो तरह का होता है। एक तो हम बना हुआ खरीद लेते हैं किसी से, और दूसरा हम खुद बनाते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन शर्मा जी तो बना हुआ माल ही खरीदते हैं और बेचते हैं। जब हम माल को खरीदते हैं तो वो परचेज़ कहलाएगा, और जो इसकी एंट्री होती है टैली में वो भी परचेज़ रजिस्टर में की जाती है, एसेट्स की नहीं की जाती। वहाँ पर आपको फर्नीचर अकाउंट अलग बनाना है, कंप्यूटर अकाउंट अलग बनाना है। लेकिन जब आप गुड्स को खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज़ अकाउंट में करनी है। इसके बाद में जब ये जो गुड्स हैं सेल किए जाएंगे तो उनकी एंट्री होगी, वो भी सेल अकाउंट में होगी। तो आप समझ गए होंगे कि गुड्स को खरीदना परचेज़ कहलाएगा और गुड्स को बेचना सेल कहलाएगा। अब शर्मा जी को अपने निजी काम के लिए महीने के बीच में ही कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, और वो पैसा उन्हें कहाँ से मिलेगा? अपनी दुकान से। जो पैसा शर्मा जी ने लिया है वो पैसा कहलाएगा ड्राइंग्स। अब ये जो ड्राइंग्स है ये शर्मा जी की प्रॉपर्टीज़ तो नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है? बिजनेस की। तो ये जो पैसा है वो शर्मा जी को वापस भी करना होगा। तो इसके लिए भी आप अलग से अकाउंट बनाएंगे टैली में। तो बाद में शर्मा जी की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो ड्राइंग्स है, जो पैसा उन्होंने लिया है, इसको आप बिजनेस को वापस लौटाएंगे। शर्मा जी ने अपनी दुकान तो खोल ली, और दुकान में उन्होंने कुछ सामान भी खरीदा था, जैसे जर्नल स्टोर का जो सामान होता है। अब ये जो सामान है ये अकाउंट की भाषा में स्टॉक कहलाता है। आप इसे माल भी कह सकते हैं। तो ये जो माल है वह कई तरह का होता है। माल कच्चा भी हो सकता है, बना हुआ हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है। पीछे हमने बात की थी, हमारे पास जो माल है उसे हम गुड्स कहते हैं, लेकिन हम इसको स्टॉक भी कहते हैं। हमारे पास जो माल है उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना माल हमारे पास है, इसके कितने पीस बचे हुए हैं, 10 पीस बचे हैं, 25 पीस बचे हैं, या फिर 50 पीस बचे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टॉक कहलाती हैं। अब ये जो स्टॉक है इसका हिसाब किताब हम पूरे साल के लिए रखते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये जो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी कि आप अकाउंट में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अपने पास कितना स्टॉक रहा है इसका हिसाब किताब रखेंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास स्टॉक है वो पूरा बिक जाए। साल के लास्ट में कुछ स्टॉक रह भी जाता है, जैसे कि शर्मा जी का रह गया, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो 31 मार्च को आपके पास माल बचा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। लेकिन अब ये माल का शर्मा जी करेंगे क्या? शर्मा जी इस माल को अपने पास रखेंगे, और वहीं क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब इसी स्टॉक के साथ शर्मा जी अगले साल व्यापार करना शुरू कर देंगे। इसके बाद शर्मा जी का व्यापार अच्छा खासा चलने लग गया, लेकिन इसमें शर्मा जी ने कुछ लोगों से उधार भी लिया था और कुछ लोगों को उधार दिया भी था। जिन लोगों से शर्मा जी ने उधार लिया था या फिर जिन लोगों का पैसा शर्मा जी ने देना था वो कहलाए क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार। ये जो क्रेडिटर होते हैं वो लोग होते हैं जो शर्मा जी से पूछते हैं कि भाई कब आऊँ पैसा लेने के लिए। इसमें बैंक भी हो सकता है जिनको आपने पैसा वापस करना है।
और इसके बाद शर्मा जी ने कुछ लोगों को पैसा दिया भी था उधारी में। जो पैसा उनको वापस करना था वो लोग कहलाते हैं डेबिटर्स, यानी कि देनदार। इसमें शर्मा जी के मामा का लड़का भी था जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया था। जब भी शर्मा जी पैसा वापस लेने जाते हैं तो वो बोल देता है कल आना। अब आगे बात करते हैं कि शर्मा जी के ऊपर लायबिलिटी क्या क्या बनती हैं। लायबिलिटी दो तरह की होती हैं। जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसे वापस लौटाना होता है तो वो हमारे लायबिलिटी कहलाते हैं। जैसे शर्मा जी ने अपने बैंक से लोन लिया। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उन्हें किसी को देनी होती हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, करंट या शॉर्ट लायबिलिटी, और दूसरा है फिक्स या लॉन्ग लायबिलिटी। अब इन दोनों में क्या अंतर है? शॉर्ट लायबिलिटी वो होती है जो पैसा शर्मा जी को 1 साल के भीतर किसी को वापस लौटाना है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे किसी लेनदार का पैसा वापस करना है कम समय के लिए जो उधार लिया है, या आपने किसी कस्टमर से पैसा उधार लिया है एडवांस के रूप में, वो भी हो सकता है। शॉर्ट लायबिलिटी में आपकी दुकान का किराया, बिजली का बिल हो, अगर 2-3 महीने का रुक गया हो वो देना है। अगर कोई टैक्स उनके ऊपर बनता है और वो उनके ऊपर बकाया हो तो वो भी शॉर्ट और करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अब 1 साल से ज़्यादा वाली जो लायबिलिटी हैं उन्हें हम फिक्स लायबिलिटी कहते हैं या फिर लॉन्ग लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि बैंक का लोन, सीधी सी बात है कि बैंक 1 साल से कम समय के लिए तो उधार देगी ही नहीं, ज़्यादा समय के लिए देगी। जैसे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो सारी लायबिलिटीज़ कहलाती हैं फिक्स या लॉन्ग। अब इसमें क्या हो सकता है? बैंक का लोन हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति से ली गई लंबी उधारी हो सकती है। तो इस तरह से शर्मा जी का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ लायबिलिटीज़ को लेके, स्टॉक को लेके और लेनदार और देनदार को लेके। तो ये हैं शर्मा जी, और शर्मा जी ने अपना एक जर्नल स्टोर खोला है जिसमें बिजनेस करने के लिए उन्होंने कुछ सामान ख़रीदा है जिससे वो बिजनेस करेंगे। उसे बेचेंगे नहीं, उससे व्यापार करेंगे, और व्यापार के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने जो बिल्डिंग ली है, उन्होंने कुछ कुर्सियाँ ख़रीदी हैं, कंप्यूटर ख़रीदा है, उन्होंने कुछ कार्ड ख़रीदे हैं। इसके अलावा उन्होंने दुकान में फर्नीचर भी लगवाया है और भी बहुत सारा काम करवाया है। तो इन सब चीज़ों के बीच में परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि इनमें से एक्सपेंस क्या है और एसेट्स क्या हैं। तो चलिए इनको भी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में, जिनको हम संपत्ति भी कहते हैं। तो शर्मा जी आ गए। तो शर्मा जी, एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जिन पर बिजनेस का अधिकार होता है और जो कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, यानी उनकी जो वैल्यू है वो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे आपने कंप्यूटर ख़रीदा तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर आपने अपनी कोई बिल्डिंग ले रखी है तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और जो सारी चीज़ें होती हैं ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब जो एसेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला करंट एसेट्स और दूसरा फिक्स एसेट्स। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स के बारे में जानेंगे। करंट एसेट्स वो होते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 साल के भीतर उनको कभी ना कभी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो वैसे हम इन्हें बेचते नहीं हैं। जैसे आपके जो देनदार होते हैं, अरे वही देनदार जो आपसे उधार ले जाते हैं सामान और जिनको आपको वापस करना होता है पैसा। उससे पहले हमने बात की थी स्टॉक की, यानी कि वो आइटम जिनको आप साल भर बेचते हो, तरह तरह के आइटम, और उनकी क्वांटिटी बेचने के बाद कुछ सामान बच जाता है जिसको अगले साल भी ट्रांसफ़र करते हैं। हमने पीछे भी इसके बारे में बात की थी
कि ओपनिंग स्टॉक क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं। ये वही स्टॉक है इसके बाद जो कैश आपकी पॉकेट में है, आपके गले में है और आपके काउंटर में है, और जो पैसा आपके बैंक में जमा है वो भी सारी चीज़ें हैं जो करंट एसेट्स कहलाती हैं, जिनको आप इस 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई पैसा आपसे उधार ले गया हो, जैसे देनदार हैं, तो वो 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में वापस कर देगा। और जो आपका स्टॉक है, आपका स्टॉक 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर सेल हो ही जाएगा अगर बच गया है तो। जैसे जनवरी का जो स्टॉक है वो फरवरी में सेल हो जाएगा, मार्च में सेल हो जाएगा, लेकिन ये 12 महीने के भीतर में जो सारे एसेट्स हैं ये सेल हो जाएंगे, जहाँ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं फिक्स एसेट्स की। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको आप 1 साल से लंबे समय के लिए अपने पास में रखते हैं। जैसे आपकी ज़मीन होगी, बिल्डिंग होगी, जैसे शर्मा जी ने दुकान ली है उसके अंदर का सारा फर्नीचर हो गया। आपकी मशीनरी होगी, अगर आपने कोई डिलीवरी बॉय रखा है तो उसको बाइक भी देनी पड़ेगी। अगर आप बाहर सामान बेचते हो तो उसके लिए आपको वाहन लेना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो फिक्स एसेट्स में आती हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, पहला टेंजिबल एसेट्स और दूसरा नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप छू कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो क्या हैं, वो वही एसेट्स हैं जो आपके पास ज़मीन है, बिल्डिंग है, या फिर फर्नीचर है और वाहन है। ये आपको सामने दिखाई देते हैं और आप इनको छू कर देख सकते हैं। लेकिन जब आपका बिजनेस पुराना हो जाता है, मार्केट में आपकी एक वैल्यू बन जाती है, मार्केट में आपका एक नाम हो जाता है, तो आपके पास बन जाते हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपका ट्रेडमार्क और आपका कॉपीराइट। अब ट्रेडमार्क और कॉपीराइट क्या है? जैसे शर्मा जी ने अपना एक लोगो बना लिया, जगह जगह दुकान खोल दी बहुत सारी। अब शर्मा जी का लोगो और उनका नाम कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कि उनकी एक साख है। जैसे आप मान लीजिए कि आप डेल के कंप्यूटर का नाम अपनी दुकान पे नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एचपी के नाम को आपके शॉप पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप टी सीरीज़ के नाम से भी कोई अपनी कंपनी नहीं बना सकते हैं। तो इसी तरीके के सारे ट्रेडमार्क या फिर कॉपीराइट होते हैं। जैसे किसी की कोई बनाई हुई चीज़ है और वो आप नहीं बना सकते हैं, उसी मॉडल की कोई चीज़ दूसरी आप नहीं बना सकते हैं, तो वो कॉपीराइट्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो एसेट्स होते हैं इनको आप छू तो नहीं सकते, लेकिन आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा बंदा इसका इस्तेमाल करेगा तो पहले वो आपसे परमिशन लेगा, उसके बाद में भी आप उससे लाभ कमा सकते हैं, किराया ले सकते हैं कि भाई अगर तेरे को मेरा नाम इस्तेमाल करना है तो तुझे मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करेगा तो मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी एक एसेट्स होते हैं, यानी कि आपकी संपत्ति है। अब इतनी देर से हमने लाभ तो कमा लिया, अब खर्चे के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सपेंस की, यानी कि लागत की। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें ढेर सारा खर्चा करना पड़ता है, कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, आपको लेबर लगानी पड़ती है, आपको किराया भाड़ा देना पड़ता है, और ये वही खर्चा है जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सामान लेके आते हैं, उसको कहीं से कहीं बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें खर्चे में आती हैं। तो शर्मा जी और शर्मा जी की दुकान के साथ में क्या क्या खर्चा हो सकता है वो भी समझ लेते हैं। एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, पहला डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में वो एक्सपेंस शामिल होते हैं, वो खर्चा शामिल होता है जिसको आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट की कीमत में शामिल कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको ब्रेड ख़रीद के लेके आने हैं अपनी दुकान के लिए, लेकिन जो ब्रेड आप मिलते हैं वो आपकी दुकान से 10 किलोमीटर दूर मिलते हैं। तो वहाँ तक जो आपका पेट्रोल खर्चा होगा, आपका भाड़ा खर्च होगा, उसकी कीमत को आप अपने ब्रेड की कीमत में जोड़ देते हो और तब सेल करते हो। उसको ऐसा तो नहीं है कि आपने वहाँ से 10 रुपये का ख़रीदा और यहाँ भी 10 रुपये का सेल कर दिया। आप उसे 11 रुपये का या 12 रुपये का सेल करोगे, ना कि 10 रुपये का सेल करोगे, क्योंकि आपको वहाँ तक का भाड़ा भी तो खर्च किया है। तो ये सारी चीज़ें जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो आपकी वस्तु की कीमत में शामिल हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, आपने दुकान में कुछ सामान रखा है जैसे दाल है, चीनी है, आप उनकी 1-1 किलो की पैकिंग करवाते हो, तो उसके लिए भी आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे और पैकिंग करवानी पड़ेगी, वहाँ भी आपका खर्चा होगा। माल खरीदते समय जो आप लाते हो, माल जिस भी आप टेम्पू में लेकर आ रहे हो, जहाँ किसी बाइक पर आप माल मंगवा रहे हो, जो उसमें बड़ा खर्च हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको साथ में साथ देनी पड़ती हैं और वो सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंस होती हैं, आपको दिखाई देती हैं कि भाई इस चीज़ को लाने में मेरा इतना खर्च हो गया है, अब ये मुझे इतने की पड़ी। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके सामान की कीमत पे कोई असर नहीं डालते हैं। अगर ब्रेड का पैकेट आप 12 का बेच रहे हो, 12 का ही बेचोगे, वो अपने डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें शामिल कर लिया। लेकिन अब आप जगह जगह चौराहे पर जाकर जो इश्तेहार, बैनर या बोर्ड लगाते हो कि भाई ब्रेड का पैकेट वहाँ पर अच्छा मिलेगा, जो विज्ञापन आप करते हो उसमें जो आप पैसा खर्च करते हो, वो विज्ञापन और जो खर्चा आप उस पर कर रहे हो वो कहलाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसे खर्चे जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं और आपको प्रॉफिट को कम करते हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ में छूट दी, आपका बिजली का बिल है दुकान का, अब आपको बिजली तो चलानी ही है, रेफ्रिजरेटर रखोगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे मक्खन है, बहुत सी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं, उन्हें आपको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको फ्रिज लेना पड़ेगा। अब उसका बजट आप उसमें शामिल तो नहीं कर सकते, मक्खन के पैकेट में या फिर ब्रेड के पैकेट में। अब विज्ञापन कर रहे हो, मैंने आपको अभी बताया कि आप किसी चीज़ में डिस्काउंट दे रहे हो, 25% डिस्काउंट। अब ये भी आपके विज्ञापन में ही शामिल हो गया, लेकिन जो डिस्काउंट है वो भी आपके प्रॉफिट को कम करता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी सेल बढ़ जाए, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपकी दुकान का रखरखाव, उसकी मरम्मत, आपने अपनी दुकान का बीमा भी करवाया होगा, अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो आपका टेलीफोन का बिल भी होगा, क्योंकि आप कस्टमर केयर सर्विस भी वहाँ पर रखते हो। कोई फ़ोन करे आपके पास कि शर्मा जी घर पर ये सामान भिजवा दीजिए, आपका तो खर्चा ही हो रहा है ना, आप ग्राहकों को एक सुविधा दे रहे हो, लेकिन उसमें आपकी चीज़ों की कीमत में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। क्यों? अगर कोई ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा तो ब्रेड का पैकेट आप उसको भी 12 रुपये का दोगे, अगर कोई घर पर मंगवाएगा तो आप उसको भी 12 रुपये का दोगे। और ये जो आपने दुकान पर एम्प्लॉय रखा है उसकी भी आप सैलरी देते हो, और उसकी सैलरी ऐसा तो नहीं करते कि आप अपनी दुकान की चीज़ों की कीमत में ऐड कर देते हो, उसको भी आप अपने पास से ही सैलरी देते हो। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। खर्चा तो होता है लेकिन आप उसको वस्तुओं की कीमत में जोड़ते नहीं हो, और डायरेक्ट एक्सपेंस को आप जोड़ देते हो।
तो आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एसेट्स और एक्सपेंस क्या होते हैं। तो जब टैली में हम काम करेंगे तो इन सब चीज़ों की मदद से ही हमारा टैली में काम करना इतना सरल हो जाएगा कि अगर आपको पता है कि ये विज्ञापन है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये मुझे वहाँ पर फीड करना है, और ये भाड़ा है, सामान को लाने में खर्च हुआ है, तो ये मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस में फीड करना है। कितना सरल हो जाएगा आपके लिए टैली में काम करना। हेलो, मैं हूँ शर्मा। मैंने एक जर्नल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ, लेकिन डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम को लेकर परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों क्या होते हैं, क्योंकि मेरा फ़ायदा तो इसी से होने वाला है। तो देखा आपने, शर्मा जी को अपनी इनकम को लेकर चिंता है, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे सबसे पहले डायरेक्ट इनकम के बारे में। देखो, डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आपको सीधे सीधे आपके ग्राहक से प्राप्त होती है। जैसे शर्मा जी ने अपनी दुकान तो खोल ली जिसका नाम था शर्मा जनरल स्टोर, और वो उसके लिए कुछ आइटम लाए थे, जैसे ब्रेड है, आपकी घरेलू ज़रूरत का जो सामान है। अब वो जो सामान था वो उसको एक विशेष कीमत पर ख़रीद कर लेके आए थे, लेकिन सामान की खरीदने वाली कीमत और बेचने वाली कीमत दोनों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ग्राहक को कुछ सामान बेचा, जो सामान शर्मा जी लेकर आए थे, यानी कि ब्रेड लेकर आए थे, जो उन्हें 30 रुपये का पड़ा था। लेकिन वही ब्रेड शर्मा जी ने अपने कस्टमर को 35 रुपये का बेचा। अब कस्टमर ने शर्मा जी को उसके ब्रेड के बदले वही 35 रुपये दिए। तो ये जो इनकम शर्मा जी को हुई है अपने माल को बेचने से, ये इनकम डायरेक्ट इनकम कहलाती है। उनको सीधे सीधे पैसे ग्राहक से मिले। अब जानते हैं इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। शर्मा जी फिर से अपनी दुकान के साथ में आ गए, लेकिन शर्मा जी के पास यहीं एक दुकान नहीं थी, एक दुकान और भी थी जो उन्होंने कॉफ़ी शॉप वाले को रेंट पर दी थी। तो वहाँ से शर्मा जी को उसका रेंट मिला करता था। दूसरी, शर्मा जी कुछ चीज़ों पर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते थे, एक्स्ट्रा 20%। लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट था शर्मा जी ने वो देना बंद कर दिया। अब जो डिस्काउंट देना बंद कर दिया तो उनका एक तरीके से बचत होने लग गई, यानी कि ये भी उनकी एक इनकम का हिस्सा बन गई। इसके बाद कुछ ग्राहक शर्मा जी के ऐसे भी थे जो ईएमआई पर सामान ले जाते थे। अब ईएमआई पर जो सामान जाता है उस पर शर्मा जी ब्याज लेते थे। जैसे आमतौर पर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पर से कुछ भी खरीदते हैं एक लंबे समय के लिए, तो वो उस पर ब्याज लेते हैं। आपका बैंक भी आपके क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लेता है। तो ये तो जो सारी चीज़ें थी, यानी रेंट, डिस्काउंट, ईएमआई, ये शर्मा जी की इनडायरेक्ट इनकम कही जाएगी। तो शर्मा जी आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। हेलो, मैं हूँ शर्मा, और मैंने एक जनरल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ, लेकिन क्रेडिट और डेबिट को लेकर परेशान हूँ कि ये कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी, इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, यानी एक बिजनेस लेन देन क्या होता है, और इसको टैली में डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से कैसे फीड किया जाता है। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है क्या होता है, लेन देन होता है, क्या होता है, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं। जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप साथ में उसको कुछ देते भी हैं, और इसी को कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे अगर आपने किसी दुकान वाले से कंप्यूटर लिया है तो वो आपको फ्री में कंप्यूटर तो नहीं देगा, आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे। या फिर आप किसी दुकानदार से 10 रुपये का पेन लेके आते हो तो वो पेन आपको तभी देगा जब आप उसे 10 रुपये दोगे, और अगर आप उसे 10 रुपये देते हो तभी वो आपको 10 रुपये मूल्य की सामग्री देगा। यानी कि आपस में कहीं ना कहीं लेन देन उनके रुपए का जरूर हो रहा है, और बिना लेन देन के कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता।
इसका हम अकाउंटिंग की भाषा में क्रेडिट और डेबिट कहते हैं, यानी कि कुछ आएगा और कुछ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर ज़रूर होती हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपकी मोबाइल की शॉप है और आप किसी को मोबाइल बेचते हो, तो आप उसके बदले में उससे उतनी धनराशि लेंगे जितने रुपए का मोबाइल है, यानी कि आप मोबाइल किसी को फ्री में नहीं दोगे। यहाँ पर दोनों जगह पर आपको लेन देन करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम किसी को कैश देंगे तो उसके बदले में वो हमें कंप्यूटर देगा। अगर हम किसी से कैश लेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ उतने मूल्य का सामान उसे देना पड़ेगा, अगर हम एक बिजनेस में हैं तो। और अगर आप किसी को सामान दे देते हैं तो वो उसके बदले आपको पैसे नहीं देता है, तो यहाँ पर एक कायदा वो रख कर जाएगा कि वो फिर पैसा उसके नाम पर चढ़ा दिया जाएगा उधार खाते में। तो ये आपको करना ही होगा अगर आप एक व्यापार करते हो तो। अब चलिए इसको आगे समझ लेते हैं। तो जब टैली में हम जब डबल एंट्री करते हैं क्रेडिट और डेबिट की, जो लेफ़्ट साइड जो होता है वो डेबिट के लिए होता है और जो राइट साइड जो एंट्री होती है वो क्रेडिट की होती है। लेकिन यहाँ क्रेडिट और डेबिट होता क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। डेबिट का मतलब होता है जब किसी को कुछ दिया जाता है, चाहे नकद या उधार, तो उसे डेबिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जब किसी से कुछ लिया जाता है या कैश जमा किया जाता है तो उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन अकाउंट की भाषा में ये जो मॉडर्न अकाउंट है उसमें अकाउंट टाइप के अनुसार ट्रांजैक्शन करते समय डेबिट और क्रेडिट साइड का फैसला आपको करना होता है। और इसके लिए खाते की एंट्री के कुछ नियम बनाए गए हैं। और वो नियम क्या हैं, उनको समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप ये नियम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 तरह के अकाउंट की जानकारी दी थी, जिसमें पहला था एसेट्स और दूसरा था एक्सपेंस, तीसरा था कैपिटल और चौथा है इनकम और पांचवा है लायबिलिटी। जब ये जो 5 तरह के अकाउंट हैं शर्मा जी के बिजनेस और शर्मा जी के बीच में आपस में बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ की जिम्मेदारी शर्मा जी की बनती है और कुछ की जिम्मेदारी शर्मा जनरल स्टोर की बनती है। अब शर्मा जी और शर्मा जी के स्टोर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो एसेट्स और एक्सपेंस है वो बिजनेस की जिम्मेदारी है और पूंजी इनकम और लायबिलिटी शर्मा जी की जिम्मेदारी है। और इसी के आधार पर आपको क्रेडिट और डेबिट डिसाइड करना है। तो अगर शर्मा जी के जनरल स्टोर में एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हम उनकी एंट्री डीआर में करेंगे और अगर ये दोनों घटेंगे तो हम इनकी एंट्री सीआर में करेंगे। और इसी तरह से अगर शर्मा जी के बिजनेस में कैपिटल इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसे हम सीआर करेंगे और घटेगी तो डीआर करेंगे। यहाँ पर सेम उसका उल्टा है और ये आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं खातों की एंट्री के नियम। और ये नियम क्या हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था पर्सनल अकाउंट के बारे में और रियल अकाउंट के बारे में और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। इन तीनों में जब हम एंट्री करेंगे तो इनके खातों के अलग अलग नियम होंगे। अब व्यक्तिगत अकाउंट के लिए यानी पर्सनल अकाउंट के लिए जो एंट्री के नियम हैं उसमें ये हैं, प्राप्त करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। वास्तविक अकाउंट या रियल अकाउंट के लिए जो खातों की एंट्री के नियम हैं उसके लिए आपको जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे क्रेडिट करो। इसी तरह से नॉमिनल अकाउंट के जो नियम हैं वो ये हैं, जो खर्चा और नुकसान हो रहा है उसे डेबिट करना है और जितनी आपकी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको क्रेडिट करना है। तो ये हैं खातों की एंट्री के नियम। वैसे तो टैली में जब हम काम करते हैं या फिर डाटा एंट्री करते हैं तो वहाँ पर अकाउंट बनाते समय आपको 2 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है।
या फिर आपको विवेक से तय करनी होती हैं। एक तो बहुत आसान है और दूसरी बहुत ध्यान देने वाली है। बहुत आसान क्या है? आपके अकाउंट के नाम की स्पेलिंग, जैसे आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं टैली में, माधव शर्मा, शुभम ट्रेडर्स, रामा सेल्स, बैंक ऑफ इंडिया, आपने जो भी स्पेलिंग इसमें रखनी है वो आप रख सकते हैं। और दूसरी जो बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है वो होती है अकाउंट का टाइप्स। ये जो माधव शर्मा है, जहाँ रामा सेल्स है, जहाँ बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपको किस अकाउंट में रखना है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये अकाउंट क्या है। तो लीजिए, शर्मा जी भी आ गए अपना ऑपरेशन लेके। कोई ये तो बताओ, अकाउंट क्या होता है? क्या ये जीमेल वाला होता है, या फिर जो बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा जमा है वो होता है? जी नहीं। आपने पुराने समय में देखा होगा कि मुंशी जी एक बही खाता लेके बैठे होते थे और वो इस बही खाते पर सारा व्यापार का लेन देन चढ़ाते थे। जैसे शर्मा जी, आप कोई पैसा उधार लेके गए तो आपके नाम से अलग से एक पर्चा बना दिया जाता था, आप क्या क्या चीज़ लेके गए हैं। जब वो पैसा आप वापस करते थे तो आपके उसी पर्चे पर वो जो पैसा था वो वापस चढ़ा दिया जाता था। तो यहाँ पे वो जो पर्चा है उसको बोला जाता था शर्मा जी का अकाउंट। तो अब यही वही खाता नए ज़माने में आके टैली में जब हम इसको एंटर करते हैं तो हम हर व्यक्ति के नाम से, हर बैंक के नाम से, हर चीज़ के नाम से एक खाता बनाते हैं, जिसमें इससे आने वाली एंट्री और जाने वाली एंट्री दोनों फीड की जाती हैं। तो इसका मतलब होता है अकाउंट। तो अकाउंट साधारण तौर पर 3 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में आता है आपका कैपिटल अकाउंट, जो आपकी जमा पूंजी होती है, जहाँ बैंक में हो जहाँ फिर आपके हाथ में हो। दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट होते हैं, जब आपने अपने बिजनेस से कोई पैसा उधार लिया है और आपको वो वापस करना है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ये अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। किसी नेचुरल पर्सन के नाम से कोई आपने खाता खोला है, जैसे माधव के नाम से आपने खाता खोला, जहाँ किसी और व्यक्ति के नाम से आपने अकाउंट खोला, आपसे कोई पैसा उधार ले जाता है या वापस कर देता है, जहाँ कोई सामान ले जाता है, तो वो भी अकाउंट पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फर्म, सोसाइटी, क्लब, स्कूल, इनके खाते भी पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल हो सकता है माधव, शुभम ट्रेडर्स, रामा सेल या फिर ABCD बैंक। इसके बाद आता है रियल अकाउंट, और यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके खाते रियल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। जैसे आपका कैश अकाउंट, आपका फर्नीचर जो आपने अभी दुकान में लगवाया है उसकी बिल्डिंग, आपने कंप्यूटर ख़रीदा है शॉप के लिए, उसका अकाउंट यहाँ पर आएगा। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में आता है आपका एक्सपेंस वाला अकाउंट और इनकम वाला अकाउंट। एक्सपेंस आपके खर्चे होते हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए करते हैं, जैसे आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, आप दुकान का किराया देते हैं, आप लाइट का बिल देते हैं, आप दुकान के लिए कोई विज्ञापन करवाते हैं। और दूसरा आता है आपका इनकम अकाउंट, यहाँ से आपके रेवेन्यू की प्राप्ति होती है। तो ये थे अकाउंट्स के टाइप्स, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। हेलो, मैं हूं शर्मा और मैंने एक जर्नल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूं, लेकिन मुझे जर्नल और लेज़र क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में आपका और कंप्यूटर का कितना कितना योगदान होता है, कितना कितना काम होता है। तो यहाँ पर 10% आपकी जिम्मेदारी होती है और बाकी का 19% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर जो आप 10% काम करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी आपको क्या करना है और कंप्यूटर को क्या करना है, इसको भी समझ लेते हैं। आपको करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री। आप पीछे समझ चुके हो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। और बाकी जो 90% काम है वो सॉफ्टवेयर का है, जिसमें सॉफ्टवेयर बहुत सारी रिपोर्ट बनाता है, उसको प्रिंट करता है। और आप अपने 10% काम में क्या करते हो, आप कंपनी बनाते हो और उसकी एंट्री जर्नल में करते हो।
अब ये जर्नल एंट्री क्या होती है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने वाले हैं जर्नल और लेजर क्या होता है। तो यहाँ पर शर्मा जी अपनी दुकान के साथ में आ गए और जे कैश से कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं। जे कभी गुड्स खरीदते हैं, कभी कुछ परचेज करते हैं, कभी कुछ सेल करते हैं। तो यहाँ पर दिन भर का जितना सारा काम होता है जो बिना लिखत पढ़त के नहीं चलता है, यानी कि इसको पहले जो भी चीज़ बेचेंगे, जो भी चीज़ खरीदेंगे, उसको किसी ना किसी रजिस्टर में एंट्री ज़रूर करना होगा। बिना एंट्री के तो सारी चीज़ें भूल में पड़ जाएंगी। तो पुराने टाइम में जो बही खाता होते थे उसमें पूरे दिन में जो भी कुछ भी बिकता था उसकी एंट्री कर्म से की जाती थी। तो उस बही खाते को ही लेजर कहते थे और इसमें जो एंट्री जिस क्रम में की जाती थी उसको करने का जो तरीका होता था उसको जर्नल एंट्री कहते थे। तो यहाँ पर जो आपका बही खाता है ये लेजर कहलाता है कंप्यूटर की भाषा में। चलिए थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर जब आप एंट्री करते हो तो हमेशा आपके दो अकाउंट प्रभावित होते हैं, यानी माल आप कहीं से ले रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको आप कैश भी दे रहे होंगे। बिजनेस में यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह के अकाउंट बताए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और जब तीनों अकाउंट्स में से आप किसी भी अकाउंट में एंट्री करते हैं तो उसके साथ में दूसरे अकाउंट में भी एंट्री ज़रूर होगी। जैसे अगर आप कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हो तो आपका कैश अकाउंट भी प्रभावित होगा। आप अपने बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो कैपिटल कहीं तो रखेंगे, आप कैश में रखोगे। अगर किसी को इनकम दे रहे हैं तो भी आप कैश से देंगे। अगर कोई खर्चा कर रहे हैं तो भी आप कैश से देंगे। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो उसका इस्तेमाल तो हम बहुत बार करते हैं दिन में। और ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमेशा डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें 3 तरीके के खाते होते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि 2 खाते हमेशा प्रभावित होते हैं, एक क्रेडिट होगा तो एक डेबिट होगा। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अब समझ लेते हैं कि जो जर्नल होता है उसका प्रारूप कैसा होता है, किस तरीके से वहाँ पर एंट्री की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जर्नल में मैनुअल एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जो जर्नल का कॉलम होता है उसमें डेट लिखी जाती है। अब यहाँ पर डेट क्रम वाइज लिखी जाती है, यानी कि जो चीज़ पहले की गई उसकी पहले लिखा जाए उसको पहले लिखा जाएगा और जो चीज़ बाद में की गई उसको बाद में लिखा जाएगा। यही इसका नियम है। उसके बाद में यहाँ पर पर्टिकुलर का ऑप्शन होता है, यानी आप कहीं से कुछ ले रहे होंगे तो दे भी रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लाइट बिल दे रहे हैं तो वो कहाँ से दे रहे हैं, कैश अकाउंट से दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाइट बिल वाला जो अकाउंट है वो डीआर हो रहा है और जो कैश वाला अकाउंट है वो सीआर होगा। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे शॉप इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हम नरेशन। टैली में भी हम नरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो लाइट बिल का पैसा गया है ये कौन सी लाइट बिल है, दुकान की है या घर की है। इसके बाद जो आपका मैनुअल रजिस्टर होता है उसमें होता है लेज़र फॉलो और इसको शॉर्टकट में हम LFB बोलते हैं। ये आपके लेजर बुक का पेज नंबर होता है, लेकिन टैली में यहाँ पर आपको पेज नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, यहाँ पर कोई पेज नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना है। सारी एंट्री अपने आप अपने अपने अकाउंट में पहुंच जाएगी। इसके बाद नंबर आता है डीआर अकाउंट का, तो इसको हम लिख देते हैं कितना अमाउंट है। यहाँ पर लाइट बिल के लिए 5000 रुपये गए और इसके बाद होता है सीआर का कॉलम, उसकी धनराशि लिखी जाती है। तो इस तरह से की जाती है जर्नल एंट्री।
मैनुअल रूप में ये मैंने आपको इसलिए बताई है, जब आप इसको टैली में करोगे जर्नल एंट्री तो आपको वहाँ में समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो ये और भी सरल होती है। हेलो, मैं हूँ शर्मा। मैंने एक जर्नल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ। मैंने अकाउंटिंग का बेसिक भी सीख लिया है, लेकिन हिसाब किताब कैसे बनेगा, अगर कुछ शुरुआती एंट्री पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता। तो शर्मा जी चिंता मत कीजिए, आपको शुरुआती एंट्री हम बताएंगे और यहाँ पर आप कैसे बेसिक एंट्री के साथ में उसके रूल भी अप्लाई करते हैं ये भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शर्मा जी आपने सबसे पहले अपना जो व्यापार शुरू किया था उसके लिए बैंक से लोन लिया था और यहाँ पर आपने बैंक से लोन के तौर पर 8 लाख रुपए लिए थे जो आपने व्यापार में लगाए थे। अब ये जो पैसे आपने व्यापार में लगाए थे इसे हम कैपिटल कहेंगे और यहाँ पर जो टैली में आप एंट्री करेंगे उसमें आपका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं खोला जाएगा। हाँ, आपका अकाउंट खोला जाएगा, लेकिन उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट कहेंगे, जो आपकी सबसे पहली एंट्री होगी जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। तो वो जो पहली एंट्री होगी, शर्मा जी ने व्यापार प्रारंभ किया, शर्मा जी स्टार्टेड बिजनेस। और शर्मा जी ने व्यापार में जब शुरू किया तो 8 लाख रुपए लगाए। तो यहाँ पर हम अकाउंट के रूल भी जान लेते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। तो यहाँ पर जो शर्मा जी हैं वो एक रियल पर्सन है और रियल पर्सन के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में बोले जाते हैं। अब जो पर्सनल अकाउंट है उसकी एंट्री कैपिटल में होगी और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर प्राप्त करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब क्योंकि शर्मा जी पैसे दे रहे हैं तो यहाँ पर उनको क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा अकाउंट यहाँ पर प्रभावित हो रहा है वो है कैश अकाउंट और कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत, जो कि आपकी संपत्ति होती है, एसेट्स होता है। यानी कि पैसा बिजनेस में आ रहा है जिससे आप सारे काम करने वाले हो बिजनेस के, वो आपकी मूल संपत्ति भी हो सकता है। यानी कि जो पैसा बिजनेस में आ रहा है जिससे आप सारे काम करने वाले हो बिजनेस के, वो आपकी मूल संपत्ति भी तो कहलाता है। अब क्योंकि ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है तो रियल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं, डेबिट वार्स कम्स इन, क्रेडिट वार्स गोज आउट। तो अब ये पैसा आ रहा है या जा रहा है, ये पैसा आ रहा है। अब जो चीज़ बिजनेस में आएगी उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर जो शर्मा जी का कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और जो कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। इसकी एंट्री जर्नल अकाउंट में कैसी होगी, तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो डीआर होगा और जो कैपिटल अकाउंट है वो सीआर होगा और नीचे नरेशन में आएगा शर्मा जी स्टार्टेड बिजनेस। अब चलिए थोड़ा सा और सीख लेते हैं। यहाँ पर शर्मा जी ने जब व्यापार शुरू किया तो उन्होंने कैश एक जर्नल स्टोर भी खरीदा और उन्होंने उसको परचेज़ किया, लेकिन ये वो परचेज़ नहीं है जो शर्मा जी कुछ बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, यानी कि एसेट्स है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो शर्मा जी हैं उन्होंने 1 लाख रुपए लगाकर एक दुकान खरीदी। अब यहाँ पर दुकान क्या है, दुकान एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग किसके अंतर्गत आती है, रियल अकाउंट के अंतर्गत। अब रियल अकाउंट के अंतर्गत आपने जो बिल्डिंग खरीदी है वो बिल्डिंग क्या है, वो एसेट्स है और यहाँ पर रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। यहाँ पर जो बिल्डिंग शर्मा जी ने खरीदी है वो डेबिट होगी और किससे खरीदी है, 1 लाख रुपए से, जो कि कैश है। और कैश कहाँ से गया है, आपके रियल अकाउंट से, जो आपने शुरुआत में जमा किया था पिछली एंट्री में। अब जो कैश है कहाँ पर जमा है, रियल अकाउंट में। जो कैश अकाउंट है वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और वो भी आपका एसेट्स है। अब क्योंकि ये जा रहा है तभी तो बिल्डिंग हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट वास गोज आउट।
तो यहाँ पर ये जो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट होगा और जो बिल्डिंग अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इसकी एंट्री इस तरह से होगी, बिल्डिंग अकाउंट AC, डेबिट टू कैश अकाउंट। आज नकद कल उधार। हेलो, मैं हूँ शर्मा और मैंने एक जनरल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ। अकाउंट का बेसिक भी सीख लिया है, लेकिन ये नकद और उधार माल की एंट्री कैसे करनी है समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं नकद एंट्री और उधार एंट्री में क्या अंतर होता है। जब आप माल खरीदते हैं किसी से तो या तो नकद खरीदते हैं या उधार खरीदते हैं, लेकिन जो एंट्री है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है। उसे देख के समझना होता है कि उधार है या नकद है। तो यहाँ पर हम आपको दो एंट्री दिखा रहे हैं। एक तो गुप्ता जी से माल खरीदा या बेचा, और दूसरी जो एंट्री है वहाँ लिखा है माल खरीदा या बेचा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एंट्री नकद की है और कौन सी एंट्री सेल की है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर माल खरीदने वाले का नाम लिखा हो और ये नहीं लिखा हो कि नकद है या उधार है, तो उसे हमेशा उधार ही खरीदा या बेचा समझा जाएगा। यहाँ पर दूसरी जगह लिखा हुआ है माल खरीदा या माल बेचा, और जब माल खरीदने वाले का नाम ना लिखा हो तो समझ जाइएगा कि माल नकद खरीदा गया है या नकद बेचा गया है। सिंपल इतना सा मेथड है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नकद एंट्री और उधार एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से दो खाते प्रभावित होंगे, एक गुप्ता जी का और एक जो 15,000 रुपये का माल खरीदा है वो होगा। अब माल खरीदना क्या है, जो माल हम खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं। पिछली बार जो हमने बिल्डिंग खरीदी थी वो बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, वो हमारा एसेट था। ये जो हम खरीदारी कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंस है, जो हम परचेज़ कर रहे हैं ये माल खरीदने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गुप्ता जी हैं वो एक रियल पर्सन है। दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। अब जो रियल पर्सन का अकाउंट होता है वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, और जो एक्सपेंस का अकाउंट होता है यानी कि जो खर्चे होते हैं वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। अब देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट में जो अकाउंट के रूल्स होते हैं वो क्या कहते हैं। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो गुप्ता जी आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो आएगी क्रेडिट द गिवर। अब ये जो अकाउंट है क्रेडिट किया जाएगा। अब इसके बाद दूसरी एंट्री भी देख लेते हैं। एक्सपेंस है वो 15,000 रुपये का है और जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अब ये क्या हुआ, जो एक्सपेंस है वो हमेशा डेबिट होगा, तो यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंस के हिसाब से हम इसको डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर अगली एंट्री है माल खरीदा। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वहाँ पर वो एंट्री नकद समझी जाएगी। और नकद एंट्री के लिए आप पैसा कहाँ से देंगे, अपने कैश अकाउंट से देंगे। तो यहाँ पर हमने 15,000 रुपये माल खरीदा है। ख़रीदारी क्या है, वो एक परचेज़ है जो कि एक्सपेंस के अंतर्गत आती है। और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपके कौन से अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और जो कैश अकाउंट है, क्योंकि कैश जाएगा जब आप कुछ खरीदेंगे, तो वो कौन से अकाउंट के अंतर्गत आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों अकाउंट प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले रियल अकाउंट के रूल्स भी जान लेते हैं। डेबिट वार्स कम्स इन, क्रेडिट वार्स गोज आउट। पैसा क्योंकि बाहर जा रहा है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा, और यहाँ पर हम इसको डेबिट लिखेंगे। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि उधार और नकद की एंट्री कौन कौन सी होती है और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होते हैं।
मुझे रुपए की ज़रूरत है। तो ये हैं शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि मुझे रुपए की ज़रूरत है। मैंने एक जनरल स्टोर खोला है जिसका हिसाब किताब मैं टैली में रखने वाला हूँ। मैंने अकाउंटिंग के बेसिक भी सीख लिए हैं, कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन भी कर लिए हैं, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है खर्चे के लिए कुछ पैसे की। मैं क्या करूं? तो शर्मा जी, ये जो पैसा है आपको मिलेगा आपकी दुकान से, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियम भी जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि दुकान आपकी है तो आपको पैसे लेने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसका जो हिसाब किताब है वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर शर्मा जी ने अपने निजी खर्चे के लिए अपनी दुकान से कुछ पैसे लिए, और ये जो पैसे शर्मा जी ने लिए हैं वो ड्रैंक्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर शर्मा जी ने दुकान से 500 रुपये लिए जो उनके निजी खर्चे के लिए हैं, यानी उनके पर्सनल एक्सपेंस के लिए हैं। दुकान से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो पैसा शर्मा जी को वापस करना होगा। अब यहाँ पर ये जो खर्चा है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दो अकाउंट हमेशा प्रभावित होते हैं, और उन अकाउंट के मैंने आपको नियम भी बताए थे। नियम नीचे आ गए हैं। यहाँ जो दो अकाउंट प्रभावित होंगे कौन कौन से हैं? पहला तो कैश अकाउंट और दूसरा ड्रैंक्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट के नियम हम जान लेते हैं। कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत, और रियल अकाउंट के जो नियम हैं वो क्या कहते हैं? डेबिट वाज कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। यानी जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो जो कैश है वो जा रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट वाज गोज आउट वाला जो नियम है वो लगेगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद आ जाते हैं ड्रैंक्स अकाउंट पर। ड्रैंक्स अकाउंट क्योंकि शर्मा जी के नाम है, शर्मा जी के नाम से ही ड्रैंक्स अकाउंट बनेगा, और शर्मा जी एक रियल पर्सन है, और जो रियल पर्सन होते हैं उनके जो खाते होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर शर्मा जी पैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पर नियम कौन सा लगेगा? डेबिट द रिसीवर ड्रैंक अकाउंट आएगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। इसमें नियम है वो लगेगा डेबिट द रिसीवर, यानी ड्रैंक्स अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब चलिए एक और जर्नल एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पर शर्मा जी ने अपनी दुकान की जो लेबर है उसको मजदूरी दी, और वो जो मजदूरी है शर्मा जी ने कैश में दी या उधार में दी। ये कैसे आप पहचानोगे? यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कि जब हमने मजदूरी दी है तो हमने किसी का नाम नहीं लिखा है, और ये भी नहीं लिखा है कि वो नकद है या उधार है। तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि ये चीज़ पेड कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मजदूरी है वो कैश में दी गई है। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट प्रभावित होंगे। कौन कौन से होंगे ये भी जान लेते हैं। पहला अकाउंट कैश अकाउंट होगा, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो कैश में किया गया है, और कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं? डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। यानी ये जो मजदूरी है जा रही है, कुछ आ नहीं रहा है। तो जब चीज़ जा रही है तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद मजदूरी यानी वेजेस है वो क्या है? वो हमारे एक्सपेंस हैं, हमारे बिजनेस के खर्चे हैं। जैसे हम अपने एम्प्लॉय को मजदूरी देते हैं, सैलरी देते हैं, वो सारे हमारे खर्चे होते हैं। तो खर्चे वाला अकाउंट कहाँ आएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। नॉमिनल अकाउंट के नियम क्या कहते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यानी आपके जितने भी खर्चे हैं और नुकसान हैं उनको डेबिट कीजिए, और जितनी भी आपकी इनकम है और प्रॉफिट है उनको क्रेडिट कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला नियम लागू होगा, यानी इनका जो वेजेस वाला अकाउंट है वो डेबिट होगा और कैश वाला अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये थे टैली के वह नियम जिनको सीखने के बाद आपका काम सरल और आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे।
आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।